नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर इन एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन 4 या सामान्य अध्ययन 4 में एथिक्स के दूसरे टॉपिक पर, प्लेटो पर। यानी कि जो दर्शन वाला अपना सेशन चल रहा है, दर्शन की क्लासें चल रही हैं, इस पर हमने सुकरात को पहले पढ़ लिया, सुकरात के पूरे कंसेप्ट को समझ लिया। सुकरात क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, सुकरात के अनुसार कैसे आगे चीजें होनी चाहिए। इसी तरीके से आज हम प्लेटो पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाश्चात्य दर्शन में यदि हम सुकरात की चर्चा कर लें तो सुकरात आधार माने जाते हैं दर्शन की शुरुआत से। क्या इसके पहले और लोगों ने नहीं इन सब बातों को कहा? बिल्कुल कहा। पर सुकरात ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उस समय जितनी भी बातें चल रही थी, मानी हुई बातें थी, मान्यताएं थी, उन सब पर प्रहार किया। प्रहार करने के बाद सुकरात ने अपना दर्शन दिया। हम उस दर्शन को यहाँ पर पढ़ते हैं। इस दर्शन के बाद उन्हीं के शिष्य हुए प्लेटो, जिसका जो सही नाम है वो है अरिस्टोक्लीस। इसके अलावा इनको अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो इनका दरअसल नाम पड़ा था, इनके एक व्यायाम शिक्षक थे। उन्होंने इनके शरीर को देखते हुए इनका जो नाम है वो प्लेटो रख दिया था। हष्टपुष्ट थे, काफी मजबूत थे, तो इसलिए इनका नाम प्लेटो रख दिया गया। तो चूंकि जो सुकरात ने कहा है उनके शिष्य प्लेटो हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं सुकरात के जो कुछ गुण होंगे वो प्लेटो पर भी परिलक्षित होंगे। पर प्लेटो ने उन बातों को काफी खुलकर कहा है। जहां सुकरात को हम एक तरीके से रहस्यवादी मान लेते हैं, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जैसे सद्गुण ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है, तो उसको समझने में ऊपर ऊपर तो समझ में आता है, लेकिन हम जैसे ही गहराई पर पहुंचते हैं तो हमको लगता है कि ये एक तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रहस्य टाइप है ना। जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं तो वो चीजें कुछ क्लियर होती चली जाती हैं, और प्लेटो के बाद जब हम अरस्तु को पढ़ते हैं तो वो सारी की सारी जितनी भी बातें हैं पूरी क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम प्लेटो पर चर्चा करेंगे। अगर क्लास की संख्या की बात कर लूं तो क्लास तीसरी है दोस्तों। इसके पहले जो क्लास पहली थी या जो फर्स्ट क्लास थी उसको जरूर देख लीजिएगा। उस क्लास में विगत वर्षों के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, एमपीपीएससी में जितने भी प्रश्न हैं, उन सब पे अपन ने बृहद रूप से चर्चा की है। किस टॉपिक से प्रश्न सबसे ज्यादा आए हुए हैं, किस टॉपिक से कम आए हुए हैं, इसके अलावा प्रश्नों की प्रकृति क्या है, वो सभी का सब अपन ने उसमें पूछा हुआ है। और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि उस क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, तो उसमें पहली क्लास वही डली हुई है, उसके बाद दूसरी सुकरात की है और तीसरी प्लेटो की है। दोस्तों, ये प्लेटो का पार्ट 1 है, वो सुकरात का पार्ट 1 था। यहाँ हम कंसेप्ट पे बात करेंगे, इसके बाद फिर अपन आंसर राइटिंग पर बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के आने की संभावना है, लिखना किस तरीके से। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट को समझ लें। कंसेप्ट जब समझ पाएंगे तभी तो हम लिख पाएंगे। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले विषय वस्तु। विषय वस्तु में देख लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहली ही बात, प्लेटो का जीवन परिचय। ठीक, अब देखिए यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमें किस किस पर ध्यान देना है। जहां से मान लीजिए बाई चांस यदि प्लेटो से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जहां हम फंस गए, लेकिन अब लिखना तो है यार 200 शब्दों में या 50 शब्दों में, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां कौन कौन सी? लालसा, साहस, बुद्धि। कौन कौन सा? लालसा, साहस, बुद्धि। यहां जब बुद्धि की बात होगी दोस्तों तो याद रखिएगा, बुद्धि का मतलब यहाँ विवेक से है, या फिर बुद्धि का मतलब यहाँ सद्बुद्धि से है। ठीक है, दूसरी बात, लालसा की जब बात होगी तो यहां पर मैं इच्छा शब्द का भी प्रयोग कर सकता हूं, क्षुधा का भी प्रयोग कर सकता हूं, भूख का भी प्रयोग कर सकता हूं। क्लियर है? तो ये लालसा की है। एक तरीके से जितने भी लालसा के पर्यायवाची हैं, इच्छा, वासना, स्पृहा, ये सभी चीजें। ठीक है, क्योंकि आपको अलग अलग किताबों में ये शब्द मिलेंगे और आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता। पहला क्या था? सिद्धांत, फिर विशेषता, फिर उसकी आलोचना भी होगी, क्योंकि आलोचना से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। यहां पर अच्छे से समझ लेना, आलोचना का मतलब एक तरीके से देखा जाए किसी की बात का खंडन करना नहीं होता, या फिर किसी के बात को एक तरीके से, आलोचना का जो सही मतलब होता है दोस्तों वो होता है किसी भी बात का विरोध करना, है ना, लेकिन उसमें फिर अपना भी पक्ष देना पड़ता है। मतलब हम आलोचना में किसी विषय पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर या किसी के विचारों पर हम ऐसी बातें बोलते हैं कि जो एक तरीके से हैं तो सही, पर हम उसमें अपना विरोध प्रकट करते हैं कि हम यार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, या समाज इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी कुछ हद तक वो सही है। ये आलोचना है।
चलिए, जब प्रश्न आएगा तो अपन और अच्छे से समझेंगे इसको। प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आता है। इसके अलावा जो आदर्श राज्य की उन्होंने आलोचना की है उससे संबंधित। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बार बार पूछा जाता है। आदर्श सिद्धांत के न्याय, ठीक, 7 ये हो गए। इसके आगे देखते हैं प्लेटो का नैतिकता का सिद्धांत। प्लेटो नैतिकता के बारे में क्या बोलते हैं। फिर आता है मुख्य सद्गुण। अब ये सद्गुण की चर्चा करते हैं वो। देखिए, संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन, ठीक है। पहला, प्रत्ययों का सिद्धांत, क्लियर। और साम्यवाद का सिद्धांत। इसके बाद होगी साम्यवाद की आलोचना, ठीक है। ये 9वां है। अब इस 9वें में आप लोग याद रखिए, जो प्रत्ययों का सिद्धांत है, कौन का, प्रत्ययों का, यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये पैदा करता है, प्रत्ययों का सिद्धांत क्यों करता है। दरअसल प्रत्ययों के सिद्धांत में उन्होंने एक ऐसे प्रत्यय या एक ऐसे जगत की कल्पना की है जिसको नॉर्मल व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। वो नॉर्मल व्यक्ति आप हम सभी हो सकते हैं, पर गहराई से जब हम सोचते हैं तो एक लगता है कि हाँ, शायद ऐसा कोई अन्य जगत होता होगा। तो प्रत्ययों का सिद्धांत ही पूरे के पूरे प्लेटो में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने लायक है, और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत हद तक रहस्यपूर्ण है। जैसे कि सुकरात रहस्यपूर्ण थे, उसी प्रकार से ये भी, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी जो बातें हैं वो सब अच्छे से नॉर्मल तरीके से समझ में आती जाएंगी। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो सुकरात में प्रयोग किए गए हैं, वो यहाँ भी प्रयोग किए जाएंगे। कुछ हद तक कुछ मामलों में ये सुकरात के करीब भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद में है प्लेटो का योगदान, कि प्लेटो ने क्या क्या योगदान दिया है। दोस्तों, उन्होंने जो प्लेटो का योगदान है, एक तरीके से देखा जाए तो वो आज के जो दार्शनिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों के लिए भी एक पथ का कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए अपन चालू करते हैं। एक बात और मान लीजिए, सुकरात के जो शिष्य हैं वो है प्लेटो, पर प्लेटो ने सुकरात की बातों का अंधानुकरण नहीं किया। अंधानुकरण का मतलब होता है अंधे होकर किसी की राह पर चलना। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा, मान लीजिए किसी एक विशेष व्यक्ति किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है, अब उसने कुछ अपने नियम बना लिए अपने फायदे के लिए। अब उसके सामने जो जनता है या जो लोग हैं, वो लोग उसी की जैसे उसको फॉलो करने लगे। फायदा किसको हो रहा है, फायदा हो रहा है उस व्यक्ति को, हो रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये क्या करने लगे, उसी की तरफ फॉलो, अपने अनुभव से अपने ज्ञान से कुछ जाना या समझा ही नहीं। तो चूंकि सुकरात भी इसी बात को कहते हैं ना कि आप अपने अनुभव से जाने, तो सुकरात का जो शिष्य है प्लेटो, वो सुकरात से भी एक कदम आगे है दोस्तों। सुना होगा आपने, गुड़ गुड़ हो गए चीनी चीनी, है ना। तो एक तरीके से जो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, वही कि जो जो गुरु हैं वो गुड़ ही रहे और जो शिष्य हैं वो चीनी हो गए। तो यहाँ पर यही कुछ कहानी है। प्लेटो ने सबसे बड़ी बात जो सुकरात से ली है वो खुद के अनुभव से जानने की है। तो प्लेटो उनका भी अंधानुकरण नहीं करते, वो अपनी ही अनुभव से अपनी ही बात कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग प्लेटो को थोड़ा बहुत ऐसा चित्र बन गया होगा। उम्मीद है वो चित्र बनाने में मैं सहायक रहा हूं। अब आगे चलते हैं, अब जीवन परिचय देखते हैं। नाम क्या है, प्लेटो। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कर लेना चाहिए, एक दो सरल प्रश्न आ सकते हैं। निवासी कहाँ है, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। जन्म इनका 427 ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, कहीं कहीं किताबों में 428 भी आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, 427 428। ये शिष्य जो है वो कौन है, सुकरात के। मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनकी रचनाएं जो है वो है दी रिपब्लिक, दी स्टेटमेंट, दी लॉज, इयॉन सिंपोजियम। दो और है दोस्तों, इयॉन सिंपोजियम है तो बहुत सारी, वो पूरी अभी इसी क्लास में आपको दिखेंगी। यहां पर मैं लिख देता हूं इयॉन और सिंपोजियम। कभी कभार 5 नंबर में दोस्तों आ जाता है कि उनकी किताबों को लिखी है ना, ठीक। चलिए, प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 स्तंभ, इन्हीं पर गौर करना है। न्याय की बात की, शिक्षा पे बात की, साम्यवाद पे बात की, दार्शनिक शासक पे बात की। ये 4 स्तंभ हैं, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद, दार्शनिक शासक। अब पूरी क्लास जो है अब यहां से सही से चालू होगी। जीवन परिचय हो गया है दोस्तों। अब एक बात को समझ लें अच्छे से, कि जब मैं न्याय की बात प्लेटो के माध्यम से करना चाहता हूं या प्लेटो की भाषा में आपको बताना चाहता हूं, तो उसने न्याय को धर्म की जगह उपयोग किया है। अब आप न्याय को सिर्फ अदालत वाला न्याय तक सीमित ना रखिएगा। जब
प्लेटो के न्याय की बात आएगी तो आप उसको धर्म से जोड़ दीजिएगा। अपने दिमाग में एक चित्र बना लें कि जब भी प्लेटो आएंगे, न्याय की बात आएगी, तो वो एक धर्म की बात कर रहे हैं। अब धर्म, आप अपने दिमाग में धर्म की कैसी तस्वीर बनाते हैं उसको भी मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ। धर्म का मतलब कोई विशेष हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इनसे नहीं है। धर्म का मतलब नैतिकता से है, जो सार्वभौमिक है। धर्म का मतलब एक शुभ का रूप, एक अच्छा रूप, है ना, वो धर्म यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। कोई विशेष धर्म नहीं है कि उसमें कुछ एक अलग प्रकार के नियम बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर न्याय शब्द का प्रयोग वो धर्म के लिए करता है। अब आप यहाँ से क्लास को पूरा समझिएगा। पहले तो आप समझ लें थोड़ा प्लेटो के बारे में थोड़ा और। प्लेटो का जन्म एथेंस के प्राचीन और समृद्ध परिवार में 427 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, इनके पिता एरिस्टॉन, कौन? एरिस्टॉन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस वंश के थे। प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लीस, किंतु उनके खूब भरे हुए चौड़े और कंधों के कारण व्यायाम शिक्षक ने उन्हें प्लेटो नाम दिया। यह अपन ने शुरुआत में चर्चा की थी। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वह लगभग 8 वर्ष तक तो सुकरात के शिष्य रहे। जब एथेंस के जनतंत्र की सरकार ने सत्य कहने के अपराध में, क्योंकि सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया था, जिस तरह विषपान का दंड दिया, उसे प्लेटो कुछ सक्रिय राजनीति से जुदा हो गए। तो वो जो राजनीति उस समय चल रही थी उससे जुदा हो गए, क्योंकि भाई मन खराब हो ही जाएगा। अब किसी के गुरु है उनको विष दे दिया जाए, है ना। अब गुरु के प्रति शिष्य का जो प्रेम है वो तो रहता ही है। अब जब गुरु ही नहीं रहा तो फिर वो प्रेम कहाँ? प्रेम तो रहा होगा, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो दुख में परिवर्तित हो गया। तो उनका जो है ना वो जनतंत्र से विश्वास उठ गया। जनतंत्र से क्या हुआ? विश्वास उठ गया। मतलब उस समय की जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उससे विश्वास उठ गया कि ये सब बेकार है। सुकरात को प्राण दंड दिए जाने के बाद प्लेटो लगभग 12 वर्षों तक इटली, यूनान और मिस्र के विभिन्न भागों में घूमते रहे। इन 12 वर्षों में उन्होंने विभिन्न मतांतरों का अध्ययन किया। बहुत सारे जो मत हैं उस समय जो प्रचलित थे उन सभी का अध्ययन किया। याद रखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति दार्शनिक ऐसे ही नहीं बन जाता। दार्शनिक बनने के लिए भी उसके जो पीछे है बहुत बड़ा संघर्ष होता है। बुद्ध को देख लीजिए, 6 वर्षों की तपस्या है। खाली 6 वर्षों की तपस्या ये मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। 6 वर्षों से पहले भी अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों ने कुछ नाटक वगैरह देखे हो, बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो आप जानेंगे कि बुद्ध शुरुआत से ही बहुत ही शांत प्रकृति के थे और प्रकृति के करीब रहना ज्यादा पसंद किया करते थे। फिर जो 6 साल का उनका संघर्ष था और उसके 6 साल के बाद में उनको 7वें दिन में यदि देखा जाए तो जो 7 दिन की उनकी सबसे कठोर तपस्या थी, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कोई भी दार्शनिक ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत मनन, बहुत चिंतन करना पड़ता है। हम सब आज इनको जो किताबों में पढ़ रहे हैं दोस्तों, इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो आज भी एक तरीके से हम देखें, आज की कसौटी पर उतार कर देखें तो वो सही प्रतीत होता है। देखिएगा भी आप, जब आप इसको पढ़ेंगे इन्हीं को, प्लेटो को, तो आपको समझ में आएगा कि यार बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो आज भी यदि हम उनको कार्य रूप में लाएं तो प्रासंगिक हैं। कार्य उनसे हो सकता है, निकल सकता है काम। उस समय कहा था 2500 साल पहले, सोचिए। चलिए चालू करते हैं। वापस लौटने पर लगभग 386 बीसी में उन्होंने एथेंस में अपना शिक्षणालय खोला, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त है। वह अपनी आयु के अगले 40 वर्षों तक तो पढ़ते रहे। कितने? 40 वर्षों तक। प्लेटो की अकादमी में गणित शास्त्र के ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। याद रखिएगा यहाँ पर क्या शब्द आ गया? गणित शास्त्र। ये आपको आलोचना में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी शिक्षा की बात आएगी तो आप कहेंगे अब चूंकि गणित शास्त्र के ज्ञान को अत्यधिक महत्व दे दिया ना, तो यहाँ पर आप आलोचना में इस बात को लिख सकते हैं कि अन्य विषयों पर नहीं दिया। प्लेटो पाश्चात्य जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत की है। आदर्श यानी अच्छा, काल्पनिक यानी कल्पनाओं में राज्य की योजना प्रस्तुत की है। इस बात को याद रखिएगा। ये बात भी आपको आलोचना में सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, सही जगह पर लगा सकते हैं। आदर्श तो है यानी अच्छा है, समझदारी भरा पूर्ण होगा, विवेकपूर्ण होगा, बुद्धि युक्त होगा, लेकिन काल्पनिक राज्य है, कल्पनाओं में ही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस समय कहा तो सभी लोगों ने उस राज्य को स्थापित कर दिया। ना ना ना, वो तो दार्शनिक है, अपने विचार दे रहे हैं। विचार कल्पनाओं में ही तो होते हैं, है ना। तो वो काल्पनिक है। दूसरी बात, यदि हम उनके राज्य को स्थापित भी करना चाहें तो वैसा संभव नहीं है
है ना, वैसा संभव नहीं है। पर यह बात अरस्तु जब अभी आएंगे उनमें लागू नहीं होती। ठीक है, चलिए तो उसके पहले पाश्चात्य संसार में किसी ने भी क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया था। सुकरात ने किया, लेकिन क्रमबद्ध रूप से, है ना। आदर्श काल्पनिक राज्य, वो शिक्षा की बात करते हैं। सुकरात ने भी शिक्षा की बात की कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं उन्होंने शिक्षा से एक कदम आगे, उन्होंने पूरी शिक्षा को बांट के बता दिया। 0 से 6 वर्ष तक, 6 से 8 वर्ष तक, 8 से 20 वर्ष तक, तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया एक कदम। समझ रहे हो ना। चलिए, आज से लगभग 2400 वर्ष बाद भी उनकी राजनीतिक ग्रंथ राजनीतिक चिंतन की आधारशिला और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। बिल्कुल, आज भी यदि देखा जाए तो अब देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इस पूरी क्लास के सबसे लास्ट का, उसमें हम शिक्षा पे चर्चा करेंगे। और प्लेटो पे शिक्षा पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। कारण मैं उसका बता देता हूं। इस समय भारत में शिक्षा नीति पर बदलाव पर विचार चल रहा है। एक तरीके से देखा जाए कि कुछ समय बाद 2024 में शिक्षा नीति बदल जाएगी। अभी जो शिक्षा नीति है उसके ठीक अलग एक तरीके से जो शिक्षा नीति है वो आने वाली है। पूरी शिक्षा में परिवर्तन हो जाएगा। अब चूंकि उसमें परिवर्तन होना है और चूंकि प्लेटो ने भी शिक्षा के मामले में अपना एक खुद का मॉडल प्रस्तुत किया हुआ है, तो उसको किसको, जो आने वाली है और ये जो प्लेटो है, इन दोनों को जोड़कर हो सकता है एमपीपीएससी आगामी समय में आपसे ये सवाल पूछ ले। इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। और एक तरीके से देखा जाए विषय वस्तु में तो वो पहले आ चुका है, लेकिन जब आप पूरी क्लास को देखेंगे तो उसको मैंने लास्ट में ही रखा है। उसको अच्छे से समझना है क्योंकि उससे प्रश्न आ जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए। प्लेटो के समय यूनानी समाज में अराजकता व्याप्त थी। उसने उपस्थित बुराइयों तथा अराजक स्थितियों का उपचार करने के लिए एक आदर्श राज्य की कल्पना की। इस तरह उसने तत्कालीन यूनानी समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया। उसने बताया कि शासन का अधिकार ऐसे दार्शनिक को ही दिया जाना चाहिए जो निस्वार्थ होकर शासन कर सके। जिस प्रकार व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला सारा कार्य आत्मा से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राज्य के सभी कार्य की उत्पत्ति उन्हें बनाने वाले मनुष्यों की आत्मा से होती है। प्लेटो की शब्दों में राज्य ओक, ओक का मतलब होता है राज, एक तरीके से पेड़ या चट्टान से नहीं अपितु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। ये प्लेटो के कथन है। प्लेटो ये कहता है कि जो राज्य है वो पेड़ और चट्टानों से खाली नहीं बन रहा है, उसमें जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनके चरित्र से बनता है। आप देखेंगे तो प्लेटो की जो जितनी भी बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा नैतिक हैं, पर उनको व्यवहारिक रूप में उतार पाना संभव कुछ हद तक नहीं है। ठीक, देखिए एथिक्स में जब भी बात होगी ना तो बात होगी मध्यम मार्ग की, बीच की बात होगी। जब भी आप किसी चीज का निर्णय करेंगे, कोई आंसर लिखेंगे, तो आपको एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जो ना ही ज्यादा सकारात्मक है और ना ही ज्यादा नकारात्मक है, बीच का रास्ता। जैसा सुकरात बोलते हैं ना, द्वंद्वात्मक पद्धति, प्रश्न की पद्धति, बार बार प्रश्न पूछना, फिर देखना कि बीच का कौन सा माध्यम है, कौन ज्यादा करीब है और कौन ज्यादा सही है। इसी तरीके से आपको पूरे एथिक्स में देखने को मिलेगा। शुरुआत में ही मैंने आप लोगों से चर्चा कर दी थी कि इस यदि जिसने भी एथिक्स एक बार पढ़ लिया अच्छे से, तो पढ़ लेने के बाद फिर उसके विचार एक तरफा कभी नहीं हो सकते। वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों सोचने के बाद में बीच का ही रास्ता निकालेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखे जाए तो प्लेटो भी है। ठीक है, बस प्लेटो की बातें कल्पनाओं पे ज्यादा है। ठीक, ये शब्द मैं बार बार इसीलिए आपको प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप अरस्तु को पढ़ेंगे तब आपको ये कल्पना शब्द बार बार याद आएगा और अरस्तु की जो यथार्थ बातें हैं वो बार बार याद आएंगी, क्योंकि दोनों में अंतर भी तो करना है आगे चलकर। चलिए, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत। प्लेटो का द रिपब्लिक नामक ग्रंथ राजनीतिक शास्त्र के इतिहास में आदर्शवाद, शब्द देखिए, आदर्शवाद पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो प्रथम दार्शनिक था जिसने आदर्शवादी राज्य की परिकल्पना की। हम सुकरात को क्या बोलते हैं, पश्चिम के प्रथम दार्शनिक। ठीक है, पश्चिम में दर्शन को चलाने का श्रेय सुकरात को। इन्होंने उनसे आगे बढ़ के आदर्शवादी राज्य की परिकल्पना की। ठीक है, प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं, न्याय है, शिक्षा है, साम्यवाद है और दार्शनिक शासक। इन चारों में प्लेटो ने न्याय पर बहुत अधिक बल दिया है। फिर समझा दूं, जब भी न्याय की बात होगी तो आप धर्म को सीधे ले आएंगे। धर्म का मतलब नैतिकता है,
कोई विशेष धर्म नहीं है वो कि उन्होंने कोई ऐसे बना दिए हो नियम जो कठोरता पूर्वक लागू, नहीं नहीं, उनका धर्म है। धर्म का मतलब बहुत ऊंची चीज, मतलब शुभ शुभ बातें, है ना। यह इस बात से स्पष्ट है कि प्लेटो द रिपब्लिक की न्याय पर लिखी हुई किताब को ही मानता है। ठीक है, कि प्लेटो द रिपब्लिक को न्याय पर लिखी हुई किताब ही मानता है। आप देख रहे हैं ना, उसकी पूरी बातें न्याय पर ही घूम रही हैं, यानी धर्म को, शुभ को बीच पक्ष में रख रहा है, सेंटर में उसके न्याय ही रहेगा। चलिए दोस्तों, एक क्लास एक ऐसी भी ले ली जाए जिसमें जैसे धर्म की बात, धर्म किसको कहते हैं, न्याय क्या है, इन सब पर मैं एक क्लास बना दूंगा। उस क्लास में आप लोग समझ पाएंगे कि इनकी वास्तविक परिभाषा क्या थी। समय के चलते 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 इनका जो आज के समय में इनकी जो परिभाषाएं हैं, या आज के समय में इनका जो मतलब है वो बदल गया है, लेकिन मूल रूप से क्या थी। तो चूंकि हम जब प्लेटो को पढ़ रहे हैं तो प्लेटो मूल रूप से उसी समय के हैं, समझ रहे हो, 2500 वर्ष पुराने हैं प्लेटो। तब उन्होंने वो सब बातें की हैं, जब ये शब्द अगर देखे जाए तो बिल्कुल शुरुआती दौर के थे। तो जब शुरुआती दौर में चाहे कोई भी उसकी जो परिभाषा है वो अलग होती है, लेकिन धीरे 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 वो परिभाषाएं बदल जाती हैं। हम जो बात करते हुए धर्म का प्रयोग करते हैं या कुछ अलग बात, जैसे हम धार्मिक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो धार्मिक शब्द का मतलब बहुत ऊंचा है। आज के समय में धार्मिक कौन है? यदि हिंदू धर्म में हम देख लें तो जिसने टीका लगा रखा हो, है ना, जिसने मालाएं पहन रखी हो वो धार्मिक है। या मुस्लिमों में देख लें तो जिसने टोपी लगाई रखी हो वो धार्मिक है? नहीं भाई, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिकता की परिभाषा बहुत अलग है। तो इस पर अपन एक अलग से क्लास लेंगे दोस्तों, वहां से चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। कुछ समय के बाद क्या है, नियम बदलते चले जाते हैं और फिर लोग उनको, उनकी जो परिभाषाएं हैं, उनकी जो मतलब है वो बदलते चले जाते हैं। चलिए, समानता न्याय का अर्थ होता है अदालत, न्यायालय के द्वारा दिया जाने वाला न्याय जो कानून और न्यायालय से संबंधित है ना, संबंधित है। न्याय को तो हम यही समझते हैं आज के समय में, लेकिन प्लेटो के न्याय का अर्थ नैतिकता की अच्छाई से है। इससे नैतिकता की अच्छाई से प्लेटो न्याय शब्द को धर्म की जगह प्रयोग करता है। न्याय शब्द को धर्म की जगह, इतनी सी बात समझ गए तो पूरे प्लेटो को समझ जाओगे आप। ठीक है, अब जहां भी न्याय आएगा धर्म समझ लेना। और धर्म का मतलब शुभ है, शुभ का मतलब बहुत ऊंची चीज। ठीक है, सिद्धांत। प्लेटो ने यह महसूस किया कि उसे समय के सभी सिद्धांत पर व्यवस्था राज्य की अराजकता और अव्यवस्था को दूर करने में असमर्थ है। उसने ये समझा कि उस समय पर जितने भी सिद्धांत वगैरह चल रहे हैं वो ऐसी अराजकता को, अव्यवस्था को दूर नहीं कर सकते। प्लेटो के अनुसार न्याय को बाह्य या कृत्रिम वस्तु मानना एक भूल है, लेकिन न्याय तो एक आंतरिक वस्तु है। न्याय आत्मा का अविभाज्य अंग है, न केवल मनुष्य का बल्कि राजा का भी। इस प्रकार न्याय राज्य का केवल एक गुण ही है, एक गुण ही नहीं बल्कि उसकी एक आत्मा है। अब आप देखिए, यदि ये नॉर्मल न्याय होता तो वो ये सब बातें क्यों बोलता? भाई नॉर्मल न्याय क्या होता है? अदालत में जाना, अदालत में जज के सामने पेश होना, जज वहां पर न्याय कर देंगे, हो गया भैया न्याय। लेकिन वो यहां तो कह रहा है कि न्याय कोई बाह्य या कृत्रिम वस्तु मानना एक भूल है। बाहर की कोई बात नहीं, ये तो आंतरिक वस्तु है, आत्मा का अविभाज्य अंग है, न केवल मनुष्य का बल्कि राजा का भी। इस प्रकार न्याय राज्य का केवल एक गुण ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। यहां से आपको क्लियर हुआ? चलिए, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार अपना अपना कार्य अपनी जगह सुचारू रूप से करे और दूसरे के कार्य में आवश्यक रूप से हस्तक्षेप ना करे, यही तो न्याय है। अब देखिए, ऊपर वाले न्याय को समझा, अब इस वाले न्याय को समझो। एक व्यक्ति दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करे, दूसरा तीसरे के में नहीं करे, आपस में कोई हस्तक्षेप ना करे, सब अपने अपने कार्य को अच्छे से कर लें, तो यही तो न्याय है। ठीक, अपने न्याय के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए प्लेटो ने पहले मनुष्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। अब वो अध्ययन क्या है समझिए। उसके अनुसार जब मनुष्य की प्रवृत्तियों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तब प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य भी दिया जा सकेगा। इस प्रकार अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जब मनुष्य कार्य करेगा तब कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकेंगे। ठीक, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की तीन प्रवृत्तियां होती हैं। लालसा, जैसे मैंने बताया, लालसा को इच्छा कह सकते हैं, स्पृहा कह सकते हैं, क्षुधा कह सकते हैं, भूख कह सकते हैं, ये सभी लालसा के पर्यायवाची हैं। ऐसे शब्द अभी आगे आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। लालसा, साहस, बुद्धि, जिस व्यक्ति में जो प्रवृत्ति प्रधान होती है, दोस्तों ये प्रधान है, जो प्रधान होती है यानी मुख्य होती है, वह व्यक्ति मुख्यतः इसी प्रवृत्ति वाला होता है।
और दूसरी प्रवृत्तियां उसमें गौण होती हैं। गौण का मतलब एक तरीके से जैसे एक होता है प्रमुख, एक होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल में उसमें गौण, ठीक है। इसी प्रकार एक ही प्रवृत्ति वाले व्यक्ति मिलकर राज्य में अपना अलग अलग वर्ग बनाते हैं, इसलिए इन्हें मानवीय प्रवृत्तियों के अनुसार ही राज्य में भी लोगों को क्रमशः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: उत्पादक, सैनिक, शासन। अब समझिएगा, यहां से इसी को समझना है आपको। उन्होंने क्या क्या बताया? लालसा, साहस और बुद्धि, ठीक है। 3 चीजें हो गई। अब लालसा किसके अंदर है? उत्पादक के अंदर। जो उत्पादन करता है। साहस किसके अंदर है? सैनिक, रक्षा करते हैं। बुद्धि किसके अंतर्गत है? शासन या शासक, शासक, ठीक। अब देखिए, चाहे शासन हो शासक हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लालसा जिसके अंदर है वो उत्पादक होगा। उत्पादक का मतलब श्रमिक है, कृषक हैं, किसान हैं, दास हैं, ये सभी उत्पादक वर्ग में आएंगे। साहस सैनिक है, बुद्धि शासक, यानी बुद्धि से कौन काम करता है? एक तरीके शासक, जिनको पूरा राजपाट चलाना है। साहस सैनिक, जो जिनके अंदर साहस होगा, जिन जो लड़ने में माहिर होंगे, जो बाहर आक्रमणों से हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो सभी सैनिक हो गए। तो इस प्रकार वो 3 मनुष्य के अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं मुख्य रूप से उन्हीं के अनुसार राज्य को बांटने का प्रयास करता है कि एक उत्पादक हो गए, सैनिक हो गए, शासक हो गए। अब आप यहां से स्वयं विचार करिए, गहराई से बात को समझिए कि हो सकता है एक ही व्यक्ति के अंदर लालसा भी हो, साहस भी हो, बुद्धि भी हो, या फिर खाली लालसा साहस हो। तो फिर इन तीनों में बांट देना क्या उचित होगा? और यदि हमने इसको व्यवहारिक रूप में चालू करने का प्रयास किया, मान लीजिए प्लेटो ने ही इसको अपने राज्य में चालू करने का प्रयास किया, तो जो उत्पादक है उसके अंदर लालसा है, हो सकता है उसके अंदर साहस भी हो सकता है बुद्धि भी हो, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जिस योग्य है उसको उसी के अनुसार बांटना चाहिए। तो ये बात आपको कल्पनाओं में नजर नहीं आ रही? ऐसा लग रहा ना कि यार हाँ यार, ये तो काल्पनिक सी बातें हो रही हैं, पर नैतिक तो हैं, अच्छी तो हैं। तो यहां से आप लोग समझे, वो 3 जनों की बात करता है कि ऐसा राज्य होना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्पादक, यह राज्य का निम्न वर्ग है, इस वर्ग की प्रवृत्ति लालसा है, ठीक है। निम्न वर्ग है, यहां पर कौन कौन है? कृषक है, समझ लीजिए, किसान है, व्यापारी है, ठीक, दास हैं, दासों का समर्थन करता है, याद रखिएगा प्लूटो। सैनिक, यह राज्य का द्वितीय वर्ग है, इसकी प्रवृत्ति साहसी है, यानी सैनिक जो लड़ने वाले हैं, जो रक्षा करेंगे। शासक, यह राज्य का उच्चतम वर्ग है, इसकी प्रवृत्ति बुद्धि है और तर्क है। जो शासक वर्ग है वो ऊंचे लेवल पे है, सबसे ऊंचे, यानी कि शासक वर्ग जो है वो उसमें बुद्धि है, तर्क है, तो वो राज्य का शासन करेगा। क्लियर हो गया? चलिए, इसमें सैनिक वह शासक वर्ग को सम्मिलित रूप से संरक्षक वर्ग भी कहा जाता है। सैनिक और शासक को, यानी ये दो जो ऊपर और नीचे वाले हैं, ये और ये, इन दोनों को ही संरक्षक वर्ग भी कहा जाता है। इन दोनों को संरक्षक वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि इन दोनों के लिए प्लेटो ने कुछ विशेष बातें कही हैं, कुछ विशेष प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वो प्रतिबंध ऊपर वाले पर नहीं लगाए, उत्पादक पे नहीं लगाए। वो प्रतिबंध क्या है हम अभी आगे देखेंगे। वो प्रतिबंध क्यों लगाता है उसके पीछे भी कारण है, ज्यादा भ्रष्टाचार ना फैल पाए, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो जो अन्य प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, कुप्रवृत्तियां हम बोलते हैं, वो ना आ पाए, जिससे कि समाज दूषित ना हो पाए, है ना, समाज में बुराइयां ना आ पाए। इसीलिए वो इन दोनों को संरक्षक वर्ग भी कह रहा है। तो ये दोनों अपने अपने अनुसार कुछ नियम बंध कर कार्य करेंगे, पर उत्पादक के लिए ये बातें नहीं है। उत्पादक के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो सिर्फ उत्पादन पे ही ध्यान देगा, ठीक है। अब देखिए,
इसी प्रकार अपनी अपनी प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार विभाजित अलग अलग वर्ग के सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग कार्य क्षेत्र में ही कार्य करते हुए संतुष्ट रहें तथा दूसरों के वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, यही न्याय है। तो उसने 4 प्रकार की बातें कही थी दोस्तों, संयम, साहस, न्याय, है ना। तो इसमें न्याय को उसने यहां पर भी सर्वोपरि मान लिया कि न्याय क्या है, सब अपना अपना, उत्पादक अपना काम करे, सैनिक अपना काम करे, शासक अपना काम करे। ठीक, आगे चलते हैं। न्याय सिद्धांत की विशेषताएं अब क्या क्या है। आत्मा की आवाज, विशेष कार्य का सिद्धांत, दार्शनिक शासन के द्वारा न्याय की स्थापना, राज्य में व्यक्ति की उन्नति, शिक्षा का महत्व, एक व्यक्ति एक कार्य, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं, न्याय के 2 रूप, नैतिक न्याय, न्याय एकता का सिद्धांत। हमें इन 10 टॉपिक पर अभी पढ़ना है। न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, ठीक है, ऐसा आएगा प्रश्न, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए, या प्लेटो के न्याय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना कीजिए। ठीक, यदि कंसेप्ट पता होगा तो सभी का जो कंसेप्ट होगा मालूम है तो आप आंसर लिख देंगे, और फिर प्रश्न में जो पूछा गया है वो लिख देंगे कि आलोचना पूछी गई है, विवेचना पूछी गई है, मूल्यांकन पूछा गया है ना, कि खाली व्याख्या पूछी गई है। ठीक, चलिए तो पहले कंसेप्ट को तो समझ लें। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता, आत्मा की आवाज, ये उसकी विशेषताएं हैं। चलिए इसको अब डिफाइन करते हैं। प्लेटो ने न्याय को बाह्य वस्तु ना मानकर एक आंतरिक प्रवृत्ति माना है। न्याय किसी बाहरी शक्ति के द्वारा नहीं लादा जा सकता, यह आत्मा की आवाज है। देखिए दोस्तों, पहली ही लाइन में यदि हम आलोचना की बात करेंगे तो समझिए, ये बात बिल्कुल सही है कि न्याय आंतरिक वस्तु है। चूंकि धर्म की बात कर रहा है, आदमी अंदर से धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक से मेरा मतलब है कि जैसे कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपने देखा कि कोई महिला जो है वो गिर गई है, उसके पांव में लगा हुआ है। नैतिकता तो ये कहती है कि किसी तरीके से बुजुर्ग महिला है वो, उनको अस्पताल में पहुंचा दिया जाए, पर आपने सोचा अरे कौन इन लफड़ों में पड़े, और आप सीधे जाके निकल जाते हैं, है ना, तो आप वहां पर नैतिक नहीं है। वो इस प्रकार के धर्म की और न्याय की बात करता है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आया। तो उन्होंने क्या बोला कि ये किसी बाहरी शक्ति के द्वारा नहीं लादा जा सकता, यह आत्मा की आवाज है। विशेष कार्य का सिद्धांत, न्याय विशेष कार्य का सिद्धांत है। इसके लिए मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां, लालसा, साहस, विवेक के आधार पर वह समाज को भी 3 भागों में बांटता है, जिसके अनुसार सभी अपना अपना कार्य करते हैं। ये अपन ने अभी देख लिया। दार्शनिक शासन के द्वारा न्याय की स्थापना, आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना, समझिएगा, आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना तभी संभव होगी जब वहां का शासक दार्शनिक है। योग्य शासन के लिए सैनिक एवं शासक वर्ग में संपत्ति एवं स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था हो, ताकि निस्वार्थ भाव से भी समाज की सेवा कर सके। अब आप इसको समझिएगा, दार्शनिक शासक के द्वारा न्याय की स्थापना, यानी कि जो दार्शनिक शासक है वही न्याय की स्थापना करेगा। अब दार्शनिक शासक होगा कि नहीं, सभी लोग तो दर्शन के वो होते नहीं, तो इसीलिए उनका चुनाव विशेष तौर पर किया जाएगा। जिनको दर्शन का अच्छा ज्ञान है तो वही लोग ऊपर आएंगे। इसके अलावा योग्य शासन के लिए सैनिक एवं शासक वर्ग में संपत्ति एवं स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था, यानी कि प्लेटो कहता है कि जो ऊपर का वर्ग है उत्पादक, उसको छोड़ के जो सैनिक है और जो शासक है, सैनिक और शासक, इन दोनों में संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद, साम्यवाद का मतलब होता है समान। ऐसा नहीं है कि भैया एक जो सैनिक थे उनने 3 पत्नी रख ली, एक ने एक ही रखी हुई है। सभी को समान अधिकार दे देना, सभी के पास 1 पत्नियां होंगी, संपत्ति भी सभी के पास समान होगी, तब जाके आदर्श राज्य बन पाएगा प्लेटो जी की नजर में। ऐसा क्या संभव है? नहीं है। तो एक आलोचना यहां पर हो सकती है, पर नैतिक रूप से तो अच्छा है, सोचने के लिए, विचारने के लिए, विचार करने के लिए अच्छा है। और जहां पर इस तरीके के आदमी हो जिनके अंदर रियल में दर्शन वाली बातें आ गई हैं, तो वहां स्वयं वो लोग इस तरीके के राज्य की स्थापना कर लेंगे। पर वो आना तो चाहिए, सभी लोगों में आ जाए ये तो संभव नहीं। चलिए, शिक्षा का महत्व, न्याय गुण की अभिव्यक्ति के लिए प्लेटो ने व्यवस्थित शिक्षा क्रम विस्तृत रखा है। शिक्षा के अभाव में आदर्श नागरिक एवं आदर्श राज्य की स्थापना एक स्वप्न मात्र होगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक कार्य, सब अपने अपने कार्यों को दक्षता से करें। प्लेटो ने एक व्यक्ति एक कार्य के सिद्धांत को मान्यता दी है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं।
व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अपने अपने कार्यों को ठीक करते हुए समाज की दृष्टि से दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। ठीक, अपने अपने कार्यों को करें। न्याय के दो रूप, वो न्याय के दो रूप बताते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। कौन कौन से हैं न्याय के? एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। देखिए, व्यक्तिगत में खुद के अंदर धर्म की बात होगी, खुद के अंदर के न्याय की बात होगी कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, जिसका निर्धारण खुद की बुद्धि करेगी या फिर धीरे धीरे अभ्यास करने से आएगा। एक सामाजिक न्याय है, यहां पर वो उस न्याय की बात करते हैं जो अदालतों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नैतिक न्याय की हम बात कर लें। प्लेटो का न्याय नैतिक अधिक है, कानूनी कम। इसकी विपरीत वर्तमान समय में न्याय कानूनी अधिक है, नैतिक कम। प्लेटो के न्याय संबंध मानव के प्रत्येक पक्ष से है। अब समझिए, हम यदि आज के न्याय की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो शक्तिशाली लोग हैं वो न्यायालय में या न्याय के माध्यम से बचकर निकल जाते हैं। जो कोई गरीब गुरबा होगा, कमजोर होगा, वो उसके जाल में फंस जाता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में न्याय कानूनी अधिक है, क्योंकि जो ज्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है, वो अच्छा वकील कर लेगा। अच्छा वकील धोखा देने में एक नंबर माहिर होते हैं। वो धोखा देंगे, गवाहों को पलटेंगे, सबूतों को पलट देंगे, नए नए सबूत पेश करेंगे। गरीब आदमी के पास में पैसा नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकता, तो भैया उसकी गरीबी ही एक तरीके से देखा जाए तो उसके लिए अभिशाप है और वो जाके उन चीजों में फंस जाएगा। हर कहीं ऐसा नहीं होता, पर 100 में से 95% में ऐसा ही होता है। तो आज के समय में न्याय कानूनी अधिक है, नैतिक कम है। कानून में बहुत सारी चीजें होंगी, तो वकील साहब जोड़ के तोड़ के कैसे भी करके, यदि बड़े व्यक्ति ने अपराध कर रखा है या कोई रसूखदार है उसने कर रखा है तो फिर भी वो बाहर आ जाएगा। पर यदि छोटे व्यक्ति के द्वारा ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि वो कभी भी बाहर ना आ पाए और उसने वो अपराध भी नहीं किया हो या उस लेवल का अपराध नहीं किया हो। तो ये समझने वाली बात। तो नैतिक न्याय, प्लेटो का न्याय जो है वो नैतिक बहुत है पर कानूनी कम है, नैतिकता की बात करता है। चलिए, न्याय एकता का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार न्याय एकता का सिद्धांत है। अब ये उसके नैतिक न्याय से एक कदम और आगे है। उसने समाज में 3 वर्गों में विभक्त किया, परंतु यह तीनों वर्ग भिन्नता के स्थान पर एकता के ही प्रतीक हैं। न्याय शक्तिशाली का स्वार्थ तथा कमजोर के लिए लाभकारी न होकर सभी व्यक्तियों में एकता, सामंजस्य स्थापित करता है। उन्होंने अपने अनुसार न्याय की परिभाषा दी कि ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ शक्तिशाली लोगों को ही लाभ प्रदान करे, वो चाहे शक्तिशाली हो, चाहे कमजोर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सभी के लिए बराबर होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। अब देखिए, मैंने बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं इसके प्लेटो जी के बारे में कुछ नकारात्मक बातें कही थी, वो आलोचना के लिए कही थी। अब यहां पर आप समझिए 9 है, 9 में देखते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना कई आधारों पर की गई है। श्रम विभाजन निराधार है, अत्यधिक एकता है, एक राज्य में 3 राज्य, अधिकारों के प्रति उदासीनता है, सर्वांगीण विकास के प्रति उदासीनता है, अंतर विरोधी सिद्धांत है, अनुपयोगी सिद्धांत है, केवल नैतिकता का सिद्धांत है, अधिकारों के प्रति उनकी उदासीनता है। कर्तव्य तो बोल रहे हैं कि कर्तव्य क्या क्या करना चाहिए, पर अधिकार देने की बात प्लेटो ने नहीं की है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे चल के श्रम विभाजन निराधार समझते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार प्लेटो के द्वारा किया गया श्रम विभाजन अनुपयुक्त है। क्या है अनुपयुक्त? प्लेटो मनुष्य की प्रवृत्तियों के अनुसार उसे 3 वर्गों में बांटता है। यह सभी ऐसे आंतरिक तत्व हैं जिनका विभाजन नहीं हो सकता। व्यक्ति एक इकाई है, उसे तत्वों में अलग अलग नहीं कर सकते, अतः यह विभाजन ही गलत है। ये आलोचक कह रहे हैं, या आप जब आलोचना करेंगे तब आप कहेंगे कि एक ही व्यक्ति में तीनों बातें हैं। बिल्कुल है, साहस भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, सॉरी साहस है, बुद्धि है, न्याय है। अब इनमें देखा जाए तो ये तीनों बातें एक में भी हो सकती हैं, हो सकता है किसी में 2 हो। व्यक्ति एक इकाई है, तीनों बातों के कुछ कुछ अंश तो सभी में होंगे ही। प्लेटो क्या कहते हैं कि उनमें से जो सबसे ज्यादा हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक श्रम विभाजन जो है वो निराधार है, कि इसका कोई आधार नहीं है। ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये एक तरीके के कीवर्ड्स हैं, श्रम विभाजन निराधार, और ये कीवर्ड्स निकालने की भी अपनी एक विधि है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो क्या है आधार। यहां से आप लोग इन चीजों को याद कर सकते हैं, मन में दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ क्या क्या है। अब अत्यधिक एकता, ये भी एक कीवर्ड है।
अरस्तू के अनुसार यह अत्यधिक एकता का सिद्धांत है, जिसमें एकता व सामंजस्य लाने के लिए व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है। एक राज्य में तीन राज्य। कुछ आलोचकों के अनुसार यह अत्यधिक अलग करने का सिद्धांत है। इसके अनुसार समाज तीन वर्गों में बढ़ जाता है, अर्थात एक राज्य में तीन राज्य बन जाते हैं। बिल्कुल, एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक सैनिक हो गए, शासक हो गए, उत्पादक हो गए। एक ऊंचा है, एक नीचा है, एक मध्यम है। तो ये तीन उसमें बढ़ गए कि नहीं। एक बात और दोस्तों, ये मत भूलिएगा कि जब यहां पर राज्य की बात चल रही है ना, तो राज्य का मतलब उससे है कि जिस क्षेत्र में वो लोग रहते हैं। अब ये देश भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है, कोई एक गांव भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो उस राज्य को वो बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि जितने में वो लोग सब लोग सीमित हैं, क्योंकि ये चूंकि उस समय की दर्शन है, तो उस समय राज्य शब्द था और राज्य शब्द में ही सभी कुछ प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे बाद में देश, जिला, गांव, ये सब चीजें बाद में बनती चली गई, प्रांत। उस समय राज्य ही शब्द था। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। चलिए, अधिकारों के प्रति उदासीनता। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कर्तव्य पर अधिक बल दिया गया है, अधिकारों पर बल नहीं दिया गया। यानी उन्होंने नैतिक बातें की तो उन्होंने बोला कि हमको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन क्या क्या अधिकार हैं, इन अधिकारों पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। ठीक है, नहीं दिया। तो न्याय की यह मान्यता सर्व सत्ताधारी राज्य के विचारों को धारण करती है। जो सर्व सत्ताधारी राज्य है उनके विचारों को धारण करती है। ठीक है, अधिकारों की कोई बात नहीं। यानी कि जैसे कि मैं शासक हूं, मैंने शासन किया, अधिकार मेरे पास तो हैं, पर जो सर्वसाधारण लोग हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो लोग नहीं है, तो उनके अधिकार कहां जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर उन्होंने एक तरीके से अधिकारों की बात नहीं की। जैसे आज के समय में हमारे मूल अधिकार कौन कौन से आप लोग जानते हैं, माफ करिए, मौलिक अधिकार कितने इंपॉर्टेंट हैं। यदि मौलिक अधिकार नहीं हो, मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा तक कही गई और इसी तरीके के अधिकारों की यहां पर चर्चा नहीं की गई। ठीक है। सर्वांगीण विकास के प्रति उदासीनता। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुपयुक्त है। प्लेटो समाज के तीन वर्ग, तीन गुणों के आधार पर बांटता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति में एक ही गुण अधिक है। किसी व्यक्ति में गुणों की अधिकता हो सकती है, बिल्कुल, या एक ही व्यक्ति साहसी, बुद्धिमान, लालसा वाला हो सकता है। अतः प्लेटो के अनुसार निर्माण किए गए व्यक्ति का विकास एकांगी ही होगा, सर्वांगीण नहीं। बिल्कुल। अब आलोचना में एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने बोला कि यदि मान लीजिए किसी एक को हमने सैनिक बना दिया, एक को हमने एक तरीके से शासक बना दिया, तो अब उसके अंदर शासक के तो गुण हैं पर सैनिक के गुण नहीं है, है ना, उसके अंदर। तो एक तरीके से उनका जो विकास है आगे चलकर एकांगी हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा। सैनिक सैनिक ही है, शासक शासक है। लेकिन चूंकि ये तीनों लोग राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खासतौर पर दो लोग, तो इनमें तो सभी गुणों का होना आवश्यक है ना। मान लीजिए किसी कारणवश राज्य में हमला होता है, सैनिक सारे समाप्त हो जाते हैं, तो अब शासक क्या वहां पर दर्शन की बातें करेगा। भाई दर्शन की बातें तो फेल हो जाएंगी ना वहां पे, वहां तो सैनिक बनना भी जरूरी है। ठीक, क्लियर। चलिए, अंतर विरोधी सिद्धांत। कुछ आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत अंतर विरोधी है। प्लेटो कहता है कि कोई अन्य वर्ग के कार्य में बाधा ना डाले। यदि शासक वर्ग को यह प्रतीत है कि किसी दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप न करने से योग्य शासन चल सकता है, तो क्या यह उचित होगा। या तो शासन ठीक तरीके से नहीं चलेगा या हस्तक्षेप न्याय के विपरीत होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उसको ये मान लेना चाहिए, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, शासक है, सैनिक छोटा है, तो शासक को ये मान लेना चाहिए कि भैया हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम काम करो। तो अब चूंकि वो शासक है, बड़ा है, और उसने देखा कि वहां गलत हो रहा है, और वो यदि नहीं बोलता तो भी गलत है, राज्य के विरुद्ध में जाएगा। तो ये अंतर विरोधी सिद्धांत है। क्या है, अंतर विरोधी सिद्धांत। या तो उसके ऊपर भी कुछ नियम बना दिए जाएं कि नहीं भाई, अगर ये गलत कर रहा है तब शासक बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे नियम की बात उन्होंने की नहीं, इसीलिए उन्होंने इसको अंतर विरोधी सिद्धांत कहा है। विचार करिएगा। अनुपयोगी सिद्धांत। आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत व्यर्थ है। जो व्यक्ति जिस कार्य में रुचि लेता है वह उसी वर्ग को अपनाएगा ही, अतः सिद्धांत का कोई लाभ नहीं। आलोचक कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो अनुपयोगी इसलिए भी है कि जो जिस कार्य में रुचि लेता है वह उसी वर्ग को अपनाएगा ही, अतः सिद्धांत का कोई लाभ नहीं। सिद्धांत के तौर पर यह बात कही जा सकती है कि तीन वर्गों में बांट दिया गया है, पर लोग अपना लें, ये कोई बात पक्की तो नहीं कि भैया उसमें सैनिक के गुण है, सैनिक
के गुण है, वो लगता है शरीर से हष्ट-पुष्ट है तो उसको सैनिक बना दिया जाए। भाई उसको सैनिक नहीं बनना, वो श्रमिक बनना चाहता है, या वो तीनों ही नहीं बनना चाहता है ना। तो ये अनुपयोगी सिद्धांत यहाँ पर दिखाई पड़ता है। केवल नैतिकता का सिद्धांत, प्लेटो ने न्याय एवं नैतिकता एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए हैं। न्याय, फिर धर्म को जोड़ लो आप, धर्म एवं नैतिकता, न्याय एवं नैतिकता पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है। अपना अपना कार्य करना एवं दूसरे के कार्य में बाधा न डालना एक नैतिक सिद्धांत है। अतः प्लेटो का सिद्धांत वस्तुतः नैतिकता का सिद्धांत है, न्याय का नहीं। किसका है? नैतिकता का, न्याय का नहीं। क्योंकि वो तो न्याय का प्रयोग धर्म के मामले में करता है, लेकिन यहां पर तो न्याय की बात न्यायालय या उनसे संबंधित हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वह नैतिकता का सिद्धांत है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, समझने में अंदर की आत्मा भी कहती है कि बढ़िया है, पर न्याय का नहीं, व्यवहारिक रूप से हम उसको लागू नहीं कर सकते कुछ हद तक। चलिए, आपको उम्मीद है ये समझ में आई होगी आलोचना और जो न्याय का सिद्धांत है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी धारणा, ये क्या है? देखिए, उसने आदर्श राज्य प्रस्तुत किया। कैसे? प्लेटो के समय एथेंस में जो अव्यवस्था, अराजकता एवं असंतोष का दम घोंटने वाला वातावरण था, उसे प्लेटो दूर करना चाहता था। वह तत्कालीन राज्य के संपूर्ण देशों को दूर करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। द्वेष है दोस्तों, द्वेषों को, ठीक है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही है। किसमें? द रिपब्लिक में। यद्यपि कुछ विचारकों ने उसके इस आदर्श राज्य को काल्पनिक ही बताया है, तथापि अन्य विचारक उसके व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व देते हैं। अब आदमियों ने इनको भी काल्पनिक बता दिया। दोनों बातों को देखेंगे, ये व्यवहारिक क्यों है, काल्पनिक क्यों है। क्लियर? आदर्श राज्य की जो मौलिक विशेषताएं हैं प्लेटो के अनुसार, आदर्श राज्य में न्याय, क्लियर, राज्य में 3 वर्ग, वही जो अभी अपन ने चर्चा की, संपत्ति एवं परिवार में साम्यवाद, मतलब संपत्ति और परिवार जो 2 वर्ग हैं, कौन कौन से? सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इनमें साम्यवाद हो, समान हो, जितनी संपत्ति एक पे है उतनी दूसरे पे भी हो। एक के पास एक पत्नी है तो दूसरे के पास भी एक पत्नी हो, ये साम्यवाद है। शिक्षा का सिद्धांत की शिक्षा कैसी हो? दार्शनिक शासक, विशेष कार्य के सिद्धांत, यानी कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वही कार्य जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए है, जो वो कर रहे हैं वो उनके लिए है, एक दूसरे के कार्य में बाधा नहीं डालना। स्त्री पुरुषों के समान अधिकार, ये दोस्तों एक क्रांतिकारी कदम था, ये एक क्रांतिकारी कदम था, ये एक योगदान है प्लेटो का दोस्तों उस समय पर। देखिए, जहां पर एक तरीके से देखा जाए तो भारत में ही उस समय ऐसी स्थितियां थी और पूरे विश्व में भी ये स्थिति थी कि जो स्त्री है, स्त्री को नीचा माना जाता था, पुरुषों को ऊपर माना जाता था। आजकल अगर देखा जाए तो ये जो भेदभाव वाली जो कंडीशन है वो काफी हद तक दूर हो गई है, पर उस समय पर 2500 वर्ष पूर्व ये बात चल रही है, तब उस समय उसने स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार की बात की है। उसने शिक्षा में भी स्त्री को आगे आने के लिए कहा है। उसने स्त्री और पुरुष को शारीरिक बनावट के अलावा एक ही माना हुआ है कि शारीरिक बनावट से ही दोनों अलग अलग हैं, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये एक क्रांतिकारी कदम प्लेटो की तरफ से माना जाता है। ये आप उनकी विशेषताओं में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आदर्श राज्य में न्याय, प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को अत्यधिक महत्व दिया। उसने न्याय शब्द को आधुनिक अर्थों में ना लेकर विस्तृत अर्थों में प्रयुक्त किया है। वह न्याय शब्द आधुनिक शब्द नैतिकता से मिलता जुलता है। न्याय से उसका अर्थ है व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करे अथवा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। उसके अनुसार न्याय उसे सबसे सामंजस्य बनाए रखना है। न्याय पर आधारित राज्य में ही मनुष्य, समाज और राज्य के सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। उसका न्याय व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का, अभी न्याय पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता रहे तथा सामाजिक रूप से दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे तो आदर्श राज्य स्थापित हो जाएगा। क्लियर है? पर ऐसा होता नहीं है, बिना दूसरे के काम में अड़ंगा डाले अपना काम बनता नहीं है, है ना। राज्य के 3 वर्ग, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार 3 भागों में विभाजित करते हैं, जो निम्न प्रकार है: कृषक वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। पहला वर्ग सुनिए, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। दूसरा वर्ग राज्य में सुरक्षा और विस्तार करेगा। तीसरा वर्ग शासन को ठीक प्रकार से चलाएगा। ठीक है, ये जो 2 वर्ग थे अपन ने पहले चर्चा कर ली कि ये संरक्षक वर्ग भी कहे जाएंगे।
ठीक है। और जो स्त्री धन संपत्ति का जो साम्यवाद है वो सिर्फ इन दोनों के लिए ही होगा, पहले वाले वर्ग के लिए नहीं होगा, ठीक है। बाद के दो वर्ग समाज के संरक्षक होंगे, पहले वर्ग में कृषक, मजदूर एवं अन्य काम करने वाले लोग होंगे, ठीक है। अब देखिए संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद भी उसकी एक महत्वपूर्ण देन है। उसका राज्य आध्यात्मिकता पर आधारित है। जब तक शासक वर्ग सोना चांदी स्त्रियों के मोह में रहेगा, ये मोह है दोस्तों, तब तक वह सद्गुणी नहीं होगा। व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार उसकी निस्वार्थ बनाने में बाधक होंगे। अतः उसने शासक वर्ग के लिए संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत रखा। ये नहीं कहा कि नहीं रखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। साम्यवाद समान रूप से रखिए, है ना, ताकि ये ना हो कि भैया एक के पास 3 पत्नियां हैं यार, मेरे पास एक ही है, मैं 6 रखूंगा। इस तरीके का नहीं, साम्यवाद का सिद्धांत, जिसके अनुसार शासक वर्ग की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, बल्कि उत्पादक वर्ग की ओर से उनका वेतन निश्चित होगा। यानी कि जो उत्पादक वर्ग है वो उनको वेतन देगा। अब यहीं पर प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए, खाली पढ़ना थोड़ी ना है, समझना भी तो है। प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए कि यदि उत्पादक वर्ग भैया सैलरी दे रहा है तो राजा कौन हो गया? उत्पादक वर्ग हो गया कि नहीं हो गया? जो जिसको धन देता है वही तो हो जाएगा। तो फिर ये उत्पादक वर्ग की तरह काम करने लगेंगे, मतलब उनके अनुसार काम करने लगेंगे। जो उत्पादक वर्ग बोलेंगे वो करना पड़ेगा, सैनिक को भी शासक को भी। तो हमने क्या बताया कि उत्पादक वर्ग तो सबसे छोटा है, ऊंचा शासक वर्ग है। तो ये तो या तो बात विपरीत हो गई या फिर उत्पादक वर्ग को राजा हो जाना चाहिए। तो देखिए आप, साम्यवाद तो उन्होंने बोला, अब नैतिक बहुत है, व्यवहारिक नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? तो राज्य में उत्तम संतान पैदा करने की दृष्टि से स्थायी विवाह नहीं होंगे। एक बात और कहते हैं कि उत्तम जो संतान है उनको पैदा करने के लिए स्थायी विवाह भी नहीं होंगे। ये बात भी बेबुनियाद होती है दोस्तों। चलिए आगे चलें। संतानों को माता पिता का ज्ञान भी नहीं होगा, अतः उनके विकास में सबकी रुचि होगी। जो संतानें होंगी ये पता नहीं पड़ पाएगा कि भैया माता पिता को कि ये किसकी संतान है। उनका जो विकास है वो राज्य का ही विकास है, तो राज्य अपनी तरीके से उनकी देखभाल करेगा। ऐसा हो सकता है कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ दे। चलिए, परंतु यह बात विशेष है कि साम्यवाद केवल सैनिक एवं शासक वर्ग के लिए ही होगा, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। वो उत्पादक वर्ग के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि सिर्फ सैनिक और शासक वर्ग के लिए। ठीक। शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार सद्गुण शिक्षा के द्वारा सिखाए जा सकते हैं, अतः उसने बचपन से 35 वर्ष तक की आयु के लिए सामान्य शिक्षा योजना प्रस्तुत की। उसकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार पर स्थित है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का योग्य ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा योजना में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है। दार्शनिक शासक। आदर्श राज्य की स्थापना में सर्वोच्च स्थान दार्शनिक शासक का है। प्लेटो को यह लगता था कि शासन सत्ता अज्ञानियों के पास होने से ही शासन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। बिल्कुल, दार्शनिक राज्य भावनाओं से ऊपर उठकर सद्गुणों एवं ज्ञान पर आधारित होगा। क्लियर? वो दार्शनिक शासक चाहता है, वो चाहता है कि शासक जो हो वो दार्शनिक हो, दर्शन से संबंधित हो, है ना। विशेष कार्य का सिद्धांत, ये वही आ गया। प्लेटो ने विशेष कार्य के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उसने श्रम विभाजन को रखा है। उसने भारतीय वर्ण व्यवस्था की भांति, भारत में वर्ण व्यवस्था है ना, कामों का बंटवारा समाज के लिए आवश्यक माना है। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था कामों के अधिकार उसमें तो थी ही, कर्म के आधारित थी, बाद में फिर वो जन्म पर आधारित हो जाती है। उसके अनुसार आदर्श राज्य के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण योग्यता से करे। स्त्री पुरुषों का समान अधिकार। प्लेटो ने तत्कालीन दशा का गहनता से अध्ययन किया था। एथेंस की महिलाएं घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थी, अतः उसने इस पर विचार किया। प्लेटो के अनुसार स्त्री पुरुष में शारीरिक बनावट के अलावा कोई भेद नहीं। उसने स्त्री को पुरुष के समान ही स्थान प्रदान किया है। ये जो विचार है दोस्तों, ये प्लेटो का क्रांतिकारी उस समय पर विचार था, है ना, क्रांतिकारी। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, जब भी आप प्लेटो के बारे में अच्छी बातें लिखेंगे वहां पर इसको जरूर मेंशन करिएगा। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना भी साथ साथ चलती है। आलोचकों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना विभिन्न आधारों पर की। आदर्श राज्य समाज को 2 वर्गों में
अभिभावक और उत्पादक वर्ग में बांट देता है। पहली बात, सिद्धांतों की अव्यवहारिकता जैसे परिवार साम्यवाद, ये अव्यवहारिकता है। साम्यवाद को कैसे अपना सकते हैं? बच्चे माता पिता के को मालूम नहीं है, जिसके पास जितनी संपत्ति है उतनी ही दूसरी रखेगा। तो आप लोग नॉर्मल सी बात को समझिए, ये इसलिए अव्यवहारिक है। फिर कोई सैनिक बनना क्यों चाहेगा भाई? संपत्ति निश्चित कर दी कि आपके पास एक मकान होगा, एक गाड़ी होगी, एक ही होगा, तो फिर आदमी सैनिक बनना चाहेगा क्यों? सभी लोग सोचेंगे यार उत्पादक ही बन जाया जाए। तो परिवार साम्यवाद जैसा प्लेटो कहते हैं वैसा अव्यवहारिक है। प्रवृत्ति, हाँ हो सकता है व्यवहारिक, सभी लोग दार्शनिक हो जाएं, सभी लोग बुद्धिमान हो जाएं, सभी लोगों के अंदर गुण आ जाएं, पर ऐसा होता नहीं। प्रवृत्तियां लालसा, साहस, विवेक के आधार पर वर्गीकरण भी अमान्य है, क्योंकि एक व्यक्ति में भी तीनों चीजें पाई जा सकती हैं। दास प्रथा का वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में दास प्रथा तो गलत है ही, तो उस समय पर भले ही ये प्रभावी हो और सर्वमान्य हो। जैसे कि मौर्य प्रशासन में जो चाणक्य हैं वो दास प्रथा का समर्थन करते हैं, दासों को रखते हैं वो। ऐसे ही यहाँ पर भी ये दास प्रथा का समर्थन कर रहे हैं। उस समय पर सही रही हो, पर आज के समय में आलोचना के तौर पर ये गलत ही है ना? तो दास प्रथा का वो समर्थन कर रहे हैं। राज्य व समाज में अंतर नहीं किया। अब देखिए, जब आप किसी जगह पर रहते हैं तो हम कहते हैं कि भैया यार उसका समाज अलग है, हमारा समाज अलग है। तो एक राज्य के अंदर कई समाज भी हो जाते हैं, तो उन्होंने समाज में भी वही बातें कही हैं और राज्य में भी वही बातें कही हैं, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं कहा। क्लियर? चलिए, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का मत है कि राज्य का प्राण न्याय है। इसका आशय है कि राज्य से न्याय और सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके सभी निवासियों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए, और यह स्थिति इस दशा में संभव है जबकि उनको अपने कर्तव्य और दायित्वों का ज्ञान हो। उनको यह ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत इस प्रकार हैं। शिक्षा के द्वारा बौद्धिक विकास, शिक्षा के द्वारा सामाजिक चेतना। शिक्षा एक प्रक्रिया है, सद्गुण ही ज्ञान है। इनको समझते हैं। शिक्षा के द्वारा बौद्धिक विकास, योग्य शिक्षा के द्वारा मनुष्य का स्वभाव सुधारा जा सकता है। जिस प्रकार शारीरिक शिक्षा से शरीर सुदृढ़ बनता है, उसी प्रकार मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी संभव है। ठीक। शिक्षा के द्वारा सामाजिक चेतना, प्लेटो के अनुसार सामाजिक चेतना व सत्ता की अनुभूति ही शिक्षा का उद्देश्य है। क्योंकि जब प्लेटो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उनका कुछ आधार तो होगा। क्या आधार? कि इसको हम क्रियान्वयन कैसे करेंगे, क्यों क्रियान्वयन वो शुरुआती दौर से हो जाएगा शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके। तो अभी शिक्षा पद्धति उन्होंने अपने अनुसार बताई है, जो कि अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। शुरुआत में बता दिया था मैंने कि इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो शिक्षा के द्वारा सामाजिक चेतना, यदि अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती चली जाएंगी तो वो उसी के अनुसार हो जाएंगी जिस प्रकार प्लेटो एक आदर्श राज्य स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया, शिक्षा को वो दरअसल जीवन भर की प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षा का कार्य है कि मनुष्य के मानसिक जो नेत्र हैं, नेत्रों को रोशनी दे, जिससे वह वस्तुओं को यथार्थ रूप से देख सके। देखिए कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, मानसिक नेत्रों को। मन के भी कुछ नेत्र हैं, मन के भी चक्षु हैं, उनको रोशनी दे जिससे वस्तुओं को वह यथार्थ रूप से देख सके। यहाँ वस्तुओं का मतलब खाली इससे नहीं है कि पेन से हो गया, इससे हो गया। वस्तुओं का मतलब हर एक भावना भी हो गई उसमें शामिल, उसमें सामने जो दिख रहा है वो भी शामिल है, उसमें कुछ घटनाएं हैं वो भी शामिल है। कुल मिलाकर सब कुछ उसमें शामिल है जो भी वह सामने देख रहा है। सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो का कथन है कि मन अथवा आत्मा के संपूर्ण विकास के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, यानी ट्रेनिंग। इस प्रकार व्यवहारिक प्रशिक्षण शिक्षा का एक भाग है, जिसको वो अपनी शिक्षा में अंतिम समय पर, जब व्यक्ति की उम्र 50 से ज्यादा हो जाती है, तब वो उस प्रशिक्षण को शामिल करेंगे, है ना। उनकी शिक्षा में है, वो अपन देखेंगे दोस्तों लास्ट में। प्लेटो का नैतिकता का सिद्धांत। अब दोस्तों ये पूरी क्लास में सिर्फ अकेले कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें थोड़ी समस्या आने वाली है। सुनिए, प्लेटो के विचारों को भली भांति समझने के लिए हम उनके नैतिक दर्शन को 3 मुख्य भागों में विभाजित करेंगे। कितने भाग हैं? 3। ठीक है, ये लिखे हैं नीचे। प्रत्ययों का सिद्धांत, मुख्य सद्गुण, संतुलित तथा सामंजस्यपूर्ण जीवन। तो संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन को तो आप बुद्ध की जो मध्यम मार्ग है उससे जोड़ देंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मुख्य सद्गुण वो वही वाले थे जो
पहले था लालसा, साहस, विवेक, ये मुख्य सब सद्गुण हैं। और एक उन्होंने कहा है प्रत्यय का सिद्धांत। इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और इसको समझने का प्रयास करिए। पूरे की पूरी क्लास में यही थोड़ा आपको समस्या दे सकता है। ध्यान से समझेंगे, प्लेटो की नजर से समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद की नजर अभी इतनी अपनी विकसित नहीं हो पाएगी हम उसकी इस बात को समझ पाए, पर प्लेटो के अनुसार आप समझेंगे तो वो समझ जाएंगे। हो सकता है आप समझ जाएं, है ना। और जो समझे आप लोग तो कमेंट में लिखिएगा भी। चलिए, प्रत्ययों का सिद्धांत। वैसे हमने प्रत्यय क्या था, प्रत्यय से सीधा सा मतलब था शुरुआत में, प्रत्यय का मतलब किसी की भी कुछ परिभाषा या उसके अंदर का तत्व, सार तत्व उसके अंदर का। ठीक है, ये प्रत्यय थे। सार तत्व मतलब उसके एक तरीके से देखा जाए तो पूरा क्या है वो। तो देखिए, सुकरात की तरह प्लेटो भी मानते थे कि ज्ञान ही सद्गुण है, अतः उन्होंने ज्ञान और सद्गुण के स्वरूप की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। वास्तविक ज्ञान के स्वरूप को समझने के लिए उन्होंने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे प्रत्ययों का सिद्धांत कहा जाता है। किसका? प्रत्ययों का सिद्धांत। यह सिद्धांत बहुत जटिल है, पहले ही उन्होंने लिख दिया कि बहुत जटिल है, और इसका संबंध मुख्यतः तत्व मीमांसा से है। किससे है? तत्व मीमांसा। देखिए, जब इस तरीके के शब्द आएंगे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, विश्व मीमांसा, तो उसका मतलब होता है, मीमांसा का मतलब उन सभी चीजों की जानकारियां और तत्व। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि एक तरीके से देखा जाए ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान से संबंधित पूरी जानकारियां होंगी, ज्ञान से संबंधित एक दृष्टि होगी, ज्ञान से संबंधित एक दर्शन होगा। उसी प्रकार तत्व से संबंधित हो गया, तो ये तत्व मीमांसा है। फिर भी प्लेटो के नैतिक विचारों को ठीक ठीक समझने के लिए इसे संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। समझिए, सुकरात प्रायः इस प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे कि न्याय क्या है, सौंदर्य क्या है, यही तो अपन ने सुकरात में पढ़ा, साहस क्या है, संयम क्या है, इत्यादि। स्वयं सुकरात तथा उनके समकालीन किसी अन्य दार्शनिक ने इन प्रश्नों का कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसीलिए मैं सुकरात को पढ़ाते हुए थोड़ा रहस्यवादी बोल देता हूं। काल्पनिक तो वो थे ही, रहस्यवादी भी हैं, क्योंकि विस्तृत उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। प्लेटो इनके उत्तर खोजने का प्रयास करता है, पर कर प्लेटो भी नहीं पाया। समझिएगा, खोजने का उसने प्रयास किया है। उस प्रयास को आपको समझना है कि वो प्रत्ययों का क्या सिद्धांत देता है। इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए प्लेटो ने वस्तुओं तथा क्रियाओं से भिन्न, वस्तु और उनकी जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे भिन्न स्वतंत्र प्रत्यय के अस्तित्व की कल्पना की। उदाहरण के लिए, उसके मतानुसार सौंदर्य और शुभ के प्रत्यय सुंदर वस्तुओं तथा शुभ कार्यों से पृथक और स्वतंत्र हैं। यानी कि वो जो प्लेटो है वो अपने मत के अनुसार ये कहना चाह रहा है कि यदि मैं किसी को सुंदर कह रहा हूं, क्योंकि वो मुझे सुंदर दिख रहा है तो मैं उसके लिए सुंदर कह रहा हूं, पर ये जो उसके अंदर की सुंदरता है ये कोई एक अलग जगत की बात है। समझना, या फिर इसको ऐसे समझिए आप प्रत्ययों के अस्तित्व की कल्पना, उदाहरण की मतलब वो प्रत्ययों का जो अस्तित्व है उसको वो कहीं और बताता है, अपने मन में वो कहीं और बताता है और बाहर भी वो कहीं और बताता है, यानी वो कोई तीसरे जगत की बात करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार आप अब यहां समझना, साहस, न्याय, संयम के प्रत्यय क्या होंगे, जैसे साहसपूर्ण, न्यायशील तथा संयमपूर्ण, इनसे भिन्न एवं स्वतंत्र हैं। समझना, प्लेटो के अनुसार केवल सद्गुण के प्रत्यय का ही नहीं अपितु सभी भौतिक वस्तुओं के प्रत्यय का भी उन वस्तुओं से भिन्न और स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी कि हम जिस भी वस्तु को जिस वजह से देखते हैं वो दरअसल उस वजह से ना होकर किसी अन्य वजह से है। हम इतने ज्ञानी नहीं है कि उस वजह को समझ पाएं। यही तीसरे जगत की वो बात करता है। फिर से दोहरा देता हूं कि हम जिस भी वस्तु को जिस वजह से देखते हैं वो वजह उसकी प्रत्यय ना होकर कोई तीसरी वजह की वजह से वह है। वो इसको बोलता है स्वतंत्र अस्तित्व। ठीक, और ऐसा एक दो के साथ नहीं, सभी के साथ में है। उस जगत को हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार प्लेटो भौतिक तथा मानसिक जगत से बने किसी ऐसे जगत की कल्पना की है जिसे उसने प्रत्ययों का जगत कहा है। यह प्रत्ययों का जगत ही सत्य और वास्तविक है।
क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सभी वस्तुएं और मानसिक क्रियाएं प्रत्ययों की केवल अपूर्ण प्रतिकृतियां हैं। यानी कि सभी वस्तुएं, ये जो वस्तु आप देख रहे हो, ये पेन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी एक वस्तु हूं। और जो आपके दिमाग के अंदर की जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो आप मेरे प्रति सोच रहे हो, वो केवल और केवल अपूर्ण प्रतिकृतियां हैं। भौतिक और मानसिक जगत इसकी छाया मात्र होने के कारण सत्य एवं वास्तविक हैं। जो भौतिक और मानसिक जगत है, सामने आपने देखा यानी मुझे देख रहे हैं, और जो मन में सोच रहे हैं, ये सभी इसकी छाया मात्र हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस प्रकार प्लेटो प्रत्यय के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान को नहीं। जो भी संसार में वो देख रहे हैं, उन वस्तुओं के ज्ञान को वो नहीं मानते। प्रत्यय का सीधा सा मतलब किसी भी वस्तु के तत्व को जानना, समझना, उसकी परिभाषा एक तरीके से, ठीक है। लेकिन हम जिसको देखते हैं और हम समझते हैं कि यार ये है, वो वास्तव में वो नहीं है। उसको हम एक विशेष दृष्टि, विशेष बुद्धि के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसा कहना किसका है? प्लेटो का। यही उनका प्रत्ययों का एक तरीके से जगत है। सभी मनुष्यों के लिए, अब यहां से आप और क्लियर हो जाएगा, सभी मनुष्यों के लिए प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही इस ज्ञान को दीर्घकालीन प्रशिक्षण तथा निरंतर कठोर परिश्रम के फलस्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये क्या है। थोड़ा मैं आपको महावीर के पास में ले जाना चाहता हूं। पहुंच जाइए महावीर जैन के पास में। महावीर जैन के लिए कैवल्य कहते हैं। कैवल्य वो लोग हुआ करते थे जिनकी एक विशेष दृष्टि हो जाया करती थी कि वो उन बातों को भी जान जाते हैं जो होने वाली हैं, या जो अपने आप उनके अंदर आ जाता है। यहां पर बात कहीं ना कहीं बहुत हद तक उसी प्रकार से है, उसी जगत की बात कर रहा है। कौन? प्लेटो। और दूसरी बात, उसको बहुत परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है, कठोर परिश्रम से, निरंतर अभ्यास से, है ना। प्लेटो का विश्वास है कि वस्तुओं तथा सद्गुण के प्रत्यय के ज्ञान से ही मनुष्य को भौतिक जगत और नैतिक आचरण का समुचित ज्ञान हो सकता है। क्लियर? जिस व्यक्ति ने न्याय, साहस, संयम, विवेक आदि के प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही वास्तव में न्यायशील, साहसी, विवेकपूर्ण हो सकता है। इन प्रत्ययों का ज्ञान केवल बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं। ठीक? इंद्रिय जनित ज्ञान भौतिक वस्तुओं तथा मानसिक अनुभव तक सीमित है, किंतु प्रत्यय अमूर्त, अनश्वर तथा पूर्ण है। ये जो प्रत्यय हैं जिनकी बात चल रही है, प्रत्ययों का जो जगत है, अमूर्त है, अनश्वर, इसको मिटाया नहीं जा सकता, अपने आप में पूर्ण है, अतः उन्हें केवल बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है। एक तरीके से वो उनको हमारी दृष्टि से या भारतीय दर्शन की दृष्टि से परमात्मा का स्वरूप ही समझ रहा है ना। इस प्रकार प्लेटो के मतानुसार नैतिक आचरण की दृष्टि से शुभ के प्रत्यय तथा ज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। क्लियर? यद्यपि प्लेटो ने इस प्रत्यय जगत को ही सत्य और वास्तविक माना है, फिर भी उन्होंने इसकी सत्यता का कोई संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। यदि उनका यह सिद्धांत स्वीकार भी कर लिया जाए तो उनके मतानुसार प्रत्यय का ज्ञान कुछ थोड़े से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सभी मनुष्य नहीं। क्योंकि यदि यह प्रत्ययों का ज्ञान है भी और कोई ऐसा संसार है भी, तो इनको वही लोग प्राप्त कर पाएंगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा होगी, या जो लोग इसके लिए बहुत प्रयासरत होंगे, वही लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में सामान्य मनुष्य के नैतिक आचरण के लिए इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों अथवा दार्शनिकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा, और प्लेटो का ऐसा ही मत है। संभवतः प्रत्ययों के सिद्धांत की कठिनाइयों के कारण ही प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने उनके द्वारा कल्पित पृथक प्रत्यय जगत की सत्ता को ही स्वीकार नहीं किया। देखिए, इन्हीं के जो शिष्य हैं अरस्तु, वो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते कि ऐसा कोई प्रत्ययों का जगत, पृथक जगत है भी या नहीं भी, बात को ही हटा देते हैं। कुछ बातें सुकरात की प्लेटो ने नहीं मानी, प्लेटो की कुछ बातें अरस्तु ने नहीं मानी। यही तो है कि जो शिष्य है वो गुरु से थोड़ा थोड़ा आगे निकल रहा है, एक समय के बाद आगे निकल जाता है ना। चलिए, मुख्य सद्गुण प्लेटो। अब देखें, प्लेटो, विवेक, बस यही वाला था जो पूरा चैप्टर था दोस्तों। ये थोड़ा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना, या थोड़ा समझने में समस्या आ सकती है। बाकी कोई समस्या नहीं है, इसको समझेंगे तो एक कोई तीसरे जगत की बात कर रहा है, कोई ज्यादा वो नहीं है।
पर वो तीसरा जगत है क्या, इस पर मत उतर जाना आप लोग, इसको इतना समझ लो और आगे निकल चलो, है ना। परीक्षा पास करना है, दार्शनिक नहीं बनना अपन को, बन जाना दार्शनिक। हर कोई दार्शनिक तो होता ही है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है ना। तो वो फिर एक समय के बाद, फिलहाल आपको परीक्षा पर ध्यान देना है। मुख्य सद्गुण प्लेटो के देखो, प्लेटो विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन 4 सद्गुणों को नैतिक आचरण का आधार मानते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ से इन मुख्य सद्गुणों की व्याख्या की है और उन्हें राज्य तथा व्यक्ति दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्रथम वर्ग में वे नागरिक आते हैं जिनका कार्य राज्य के प्रशासन का संचालन करना है और उसकी सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए नीतियों का निर्धारण करना होता है। राज्य का समुचित मार्गदर्शन करने के लिए इन प्रशासकों का विवेकशील होना बहुत आवश्यक है। इसी कारण प्लेटो ने विवेक को ही प्रशासकों का विशेष सद्गुण माना है। किसको? विवेक को। राज्य के नागरिक का दूसरा वर्ग योद्धाओं का है। यह वीर पुरुष ही आंतरिक अव्यवस्था एवं बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा कर सकते हैं, अतः उसकी सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व इन्हीं नागरिकों पर है। इस महान उत्तरदायित्व को भली भांति निभाने के लिए इन नागरिकों में साहस का होना बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि साहस को योद्धाओं का प्रमुख सद्गुण या सद्भाव माना गया है। यहाँ सद्भाव है, सद्गुण एक ही बात है। साहस की पहले तो दोस्तों परिभाषा समझ लीजिए। साहस का मतलब निडर हो जाना नहीं है, भय मुक्त हो जाना नहीं है। साहस का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि जिस कार्य को करने से हमें भय लग रहा है उस कार्य को करना भय लगने के बावजूद भी, वही साहस होता है। बहादुर जो लोग होते हैं, साहस उनका गुण होता है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम चोर को भी साहसी कह सकते हैं क्योंकि चोर के अंदर भी जो एक तरीके से चोरी करने का भाव आता है, एक भाव आना और चोरी कर लेना, दोनों में साहस का ही अंतर है। चोरी का भाव आ गया तो भाव तो आ ही सकता है भैया यार, सभी के मन में आते होंगे, पर लोग डरते हैं, नहीं यार ये गलत काम है। कुछ लोग सोचते हैं कि पकड़े गए तो क्या होगा, पर चोर इस डर से ऊपर निकलकर चोरी कर लेता है। यही साहस है। बहादुरों का भी काम इसी तरीके से होता है। तो आप लोग साहस को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। शब्दों को समझ लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। एक तरीके से यदि हम शब्दों को समझ लें, शब्दों को समझने का मतलब है शब्दों के प्रत्ययों को समझ लेना, उसके सार तत्व को जान लेना, तब हम शब्द का सही जगह पर सही उपयोग कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग में, पीपीएससी में हो चाहे पीसीएस में हो चाहे यूपीएससी में हो, आंसर राइटिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। शब्दों को समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे, है ना। राज्य के नागरिकों का तीसरा वर्ग कृषक, श्रमिकों तथा व्यवसायियों का है। उनका कार्य राज्य के लिए सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना है, इसकी समृद्धि के लिए परिश्रम करना है। इन नागरिकों की परिश्रम पर ही राज्य की उन्नति और समृद्धि निर्भर है। ठीक। प्लेटो के अनुसार अपनी समस्त इच्छाओं तथा भावनाओं पर उचित नियंत्रण रखना ही संयम है। अब संयम को समझ लें। साहस को हमने समझा, संयम को समझिए। अपनी समस्त इच्छाओं भावनाओं पर उचित नियंत्रण रखना ही संयम है। उचित, उचित की जगह कठोर नियंत्रण भी लिख सकते थे, पर यहां पर वो उचित लिख रहा है। वो उचित क्यों लिख रहा है अभी आपको मालूम पड़ेगा। उचित शब्द पे ध्यान देना। यह संयम संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। संयम के फलस्वरूप ही राज्य के विभिन्न वर्गों में समुचित व्यवस्था बनी रह सकती है। संयम रहेगा तो व्यवस्था बनी रहेगी। परंतु प्लेटो के विचार में न्याय इन सभी सद्गुणों की अपेक्षा अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है। पर न्याय इन सभी से आगे है, जैसा कि शुरुआत से अपन देखते आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि न्याय में वे सभी सद्गुणों का समावेश होता है। जब राज्य, क्योंकि न्याय का मतलब धर्म से है, यदि धर्म वाली बात, अच्छी बात, शुभ बात अंदर होगी तो ये जितने भी विचार हैं अपने आप सही होते चले जाएंगे। तो न्याय को वो सर्वोपरि रखता है और न्याय का मतलब यहाँ पर धर्म से है। ठीक। चलिए, अब राज्य के 3 वर्गों के नागरिक एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपना कार्य भली भांति संपन्न करते हैं, तभी राज्य में न्याय की स्थापना होती है। व्यापक अर्थ में साहस सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना योद्धा के लिए। ये जरूरी नहीं कि भैया योद्धा है तो ही साहस उसके लिए जरूरी है, सभी के लिए है। आपके लिए साहस जरूरी है ना। आप रात में बैठ गए, अब आपने सोचा कि यार पढ़ना है, पर आलस आपको आ रहा है, लेकिन आपने आलस को पीछे छोड़ा। आपने कहा अरे छोड़ो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप पढ़ने लगे। ये भी तो साहस का काम है, अपने आलस को पीछे छोड़ना और आगे आ जाना। तो साहस तो जीवन में पल प्रतिपल आपके लिए आवश्यक है।
व्यक्ति को साहसी होना भी चाहिए। यही तो यहाँ पर कह रहे हैं प्लूटो। व्यापक अर्थ में साहस सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना आवश्यक है जितना योद्धा के लिए। विवेक तथा साहस के साथ साथ संयम भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसी कारण यह है कि मनुष्य आनंद में जीवन तभी व्यतीत कर सकता है जब वह अपनी भावनाओं इच्छाओं को भली भांति नियंत्रित करे। व्यक्ति के जीवन में भी न्याय की वही स्थिति है जो राज्य के संबंध में बताई गई है। ठीक। प्लेटो का कथन है कि जब व्यक्ति तीनों पक्ष अपने अपने सद्गुणों के अनुसार समुचित कार्य करते हैं तभी न्याय का उदय होता है। जब मनुष्य विवेकपूर्ण आचरण करता है, साहस के द्वारा बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है और अपनी भावनाओं इच्छाओं वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखता है, तभी उसके जीवन में न्याय का समावेश होता है, यानी धर्म का समावेश होता है। ठीक है। आपको आंसर लिखते समय धर्म का उपयोग नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ये आप लोग सोचेंगे कि ये न्याय शब्द बार बार बीच में क्यों आ रहा है, वो दरअसल धर्म की जगह है। अतः राज्य की भांति व्यक्ति के लिए न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। इस प्रकार चार मुख्य सद्गुणों का व्यक्ति के लिए उतना ही महत्व है जितना राज्य के लिए। क्लियर? आगे चलें। संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन। अब यहां से आप समझिएगा, ये बुद्ध के करीब पहुंचेंगे। मनुष्य के बौद्धिक तथा भावनात्मक इन दोनों पक्षों के पूर्ण समन्वय पर आधारित जीवन को ही प्लेटो संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन मानते हैं। मानव कल्याण अथवा शुभ की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें चिंतन तथा आनंद का दोनों का समुचित स्थान है। अपने ग्रंथ फिलेबस, अब एक बात और याद रखना, दी रिपब्लिक, दी स्टेटमेंट, दी लॉज, इयॉन, सिंपोजियम, इसके अलावा उनका एक ग्रंथ फिलेबस भी है। क्या है? फिलेबस में उन्होंने अपने जीवन के मूल प्रश्न पर सविस्तार विचार किया कि मनुष्य के लिए शुभ क्या है, यानी गुड, अर्थात वह कौन सा तत्व है जिससे मनुष्य को जीवन में वास्तविक आनंद की उपलब्धि हो सकती है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्लेटो के विचार में शुभ का अर्थ व्यापक है। वे शुभ तथा मानव कल्याण में कोई भेद नहीं मानते। अब देखिए, जब यहाँ पर शुभ की चर्चा चलेगी ना, चाहे सुकरात की बात कर ली जाए चाहे प्लेटो की, तो जब शुभ की बात कर लेगी तो आप समझ जाइएगा गुड यानी अच्छा, यानी सबसे अच्छा, यानी मानव का कल्याण। मानव का कल्याण यानी फिर मानव का कल्याण मतलब मानवता। समझ रहे आप? तो शुभ का मतलब ये है। खाली शुभ का मतलब उसी से मत समझ लेना आपकी खाली किसी मतलब शुभ समझ लिया। शुभ का अर्थ वो सभी में ले रहे हैं। इसी व्यापक अर्थ में शुभ के स्वरूप की व्याख्या करते हुए भी कहते हैं कि आनंद और चिंतन का समुचित समन्वय अंतिम शुभ है ना? और इसी में वास्तविक मानव कल्याण जो है वो निहित है। इसी से स्पष्ट है कि प्लेटो ने शुभ के संबंध में सेरेनिक और सिनिक इन दोनों एकांगी सिद्धांतों को अस्वीकार किया, किंतु वे इन सिद्धांतों में निहित आंशिक सत्य को अवश्य स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि पूर्ण शुभ में सुख तथा सद्गुण दोनों का होना अनिवार्य है। अतः इन दोनों में से किसी एक का भाव में पूर्ण सुख की कल्पना करना भ्रामक है। क्या क्या? दोनों। शुभ के संबंध में सेरेनिक और सिनिक इन दोनों एकांगी सिद्धांतों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, पर फिर भी उनके आंशिक सत्य को जरूर स्वीकार करते हैं। सिरेनिक और सिनिक संप्रदाय क्या है दोस्तों, इस पर एक अलग से क्लास बना देंगे, है ना? तो आप लोग समझ पाएंगे। जैसे मेगारा संप्रदाय, ये सब पश्चिम के दर्शन थे दोस्तों। ठीक। तो कुछ कुछ इनके बारे में जानकारी जरूर अपन देखेंगे, क्योंकि अगर प्रश्न आता है तो 5 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है, तो उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है। वस्तुतः वे साहित्य, कला, चिंतन, ज्ञान, सद्गुण युक्त आचरण आदि से प्राप्त बौद्धिक आनंद ही मानते हैं। यही कारण है कि मनुष्य में पूर्ण शुभ अथवा कल्याण के लिए शारीरिक सुख का निषेध न करते हुए भी उन्होंने इस प्रकार विशुद्ध बौद्धिक आनंद को अधिक वांछनीय माना है। परंतु प्लेटो सुखवादियों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते कि सुख अथवा आनंद ही एकमात्र शुभ है। उनका मत है कि सभी सुख अनिवार्यता शुभ नहीं होते। अनेक सुख समुचित ज्ञान एवं विवेक पर आधारित न होने के कारण वास्तविक न होकर मिथ्या ही होते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक धनवान होने की कल्पना करके प्रसन्न होता है, होते हैं ना बहुत सारे, रील्स देखते जाएंगे मोबाइल में, कुछ ऐसा निकल गया तो सोचेंगे यार मैं भी ऐसा बन जाऊं, तो या फिर कोई ज्यादा उन्होंने देख लिया तो वो सोचेंगे मैं भी राजा बन जाऊं। तो यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक धनवान होने की कल्पना करके ही प्रसन्न होता रहता है तो उसका यह सुख मिथ्या ही कहा जाएगा।
ठीक समझिए, क्योंकि यह संभव है कि वह अधिक मात्रा में धन कभी प्राप्त ना कर सके, और यदि वह इसमें सफल भी हो जाए तो भी इससे उसे वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मान लो ज्यादा धन मिल गया तो वो और धन की आकांक्षा करेगा, और धन मिल गया तो और धन की आकांक्षा करेगा, तो उसको वास्तविक आनंद तो प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि आनंद की प्राप्ति अंदर से है। और वो व्यक्ति क्या सोचता है कि आनंद उसको कब प्राप्त होगा, जब उसको ज्यादा धन मिल जाएगा, और धन कभी उसको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो ये उसके मन की स्थिति है। ठीक, मानव जीवन के संबंध में प्लेटो निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि उनका नैतिक सिद्धांत, जिसे सामान्यतः पूर्णतावाद कहा जाता है, सिरेनिक्स तथा सिनिक के एकांगी नैतिक सिद्धांतों का खंडन करके मनुष्य के लिए संतुलित जीवन दर्शन का प्रतिपादन करता है, जिसमें भावना और बुद्धि दोनों को समुचित महत्व दिया गया है। क्लियर। अब साम्यवाद का सिद्धांत और आलोचना। प्लेटो ने आदर्श राज्य के सिद्धांत में संपत्ति, परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था का प्रतिपादन किया। यह राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक प्रलोभन की बुराइयों को दूर करने के लिए एक साहसपूर्ण उपचार है। ठीक, ये जब उत्तर लिखेंगे तब है। साम्यवाद की आलोचनाएं देख ली जाए। साम्यवाद को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। साम्यवाद में उन्होंने बोला है ना, स्त्री पुरुष जो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग होगा उनको संपत्ति के मामले में, पत्नियां रखने के मामले में, बच्चों के मामले में सभी के समान अधिकार होंगे। वो क्या क्या होंगे वो अपन देख चुके हैं। इसकी आलोचनाएं देखते हैं। केवल दो वर्गों, शासक सैनिक के लिए अवधारणा, अतः यह अर्थ साम्यवाद है। ठीक है, केवल दो वर्गों के लिए उन्होंने चर्चा की है, शासक सैनिक के लिए, तो साम्यवाद ये आलोचना में है। तीनों के लिए करना चाहिए पर दोनों के लिए किया। इस सिद्धांत में समाज में विघटन की संभावना है। बिल्कुल, समाज विघटित हो सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो विघटन मतलब दो समाज हैं, अब इनके लिए तो बराबर कर दिया, उत्पादक के लिए बराबर नहीं किया, तो जो दो समाज है वो अपने आप को छोटा समझने लगेंगे। प्लेटो ने राज्य को साध्य बनाया है, जबकि राज्य आवश्यकता पूर्ति का साधन है। प्लेटो राज्य को ही साध्य बना लेता है। केवल दो वर्गों के लिए संपत्ति विकास को अवरुद्ध कर देती है ना, एवं एक वर्ग के विकास में सहायक है। यह अतार्किक है। ये शब्द सब आपको प्रयोग करने पड़ेंगे कि अतार्किक है, तर्क के द्वारा कोई इसका आधार नहीं कि भैया दो जनों को दे दिया, एक को दे नहीं रहे हैं, तो ये अतार्किक है। प्लेटो का योगदान। दोस्तों, प्लेटो के योगदान की यदि हम चर्चा कर लें तो रिपब्लिक में वर्णित सद्गुण ही ज्ञान है। एक तो ये तीन वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, दार्शनिक शासक की नियुक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी से ज्यादा आते हैं, न्याय का सिद्धांत, इससे भी प्रश्न आते हैं, बुद्धिमान और विवेक का शासन, ये भी आते हैं, नारी जाति की स्वतंत्रता के पक्षधर, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको तो आप, शिक्षा योजना जो उसने बताई, प्लेटो का चिंतन, ठीक, भावी चिंतकों के लिए मार्गदर्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो अपन प्लेटो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अब प्लेटो की क्लास जो दी आएगी या जो सेकंड क्लास आएगी दोस्तों, उस पर हम विशेष रूप पर आंसर राइटिंग पर ध्यान देंगे। आंसर राइटिंग में कौन कौन से प्रश्न प्लेटो पर बन सकते हैं उस पर देखेंगे। पूरा का पूरा दोस्तों एक पेपर होगा। ठीक उसी प्रकार 20 प्रश्न होंगे, उसमें 8 प्रश्न उसमें जो है वो लघुत्तरीय होंगे, 20 अति लघुत्तरीय होंगे और 4 उसमें दीर्घ उत्तरीय होंगे। इन्हीं में से कहीं ना कहीं प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 कंसेप्ट बेस है, पार्ट 2 जो होगा वो आंसर राइटिंग पर होगा। जिस प्रकार सुकरात का पार्ट 1 हो गया है, लेकिन पार्ट 2 अभी नहीं आया है, पार्ट 2 अभी आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम अरस्तु को भी पढ़ेंगे। बाद में फिर इनके जो पार्ट 2 हैं उन सबको अपन एक एक पेपरों में निपटाएंगे, ताकि हम जल्दी से आंसर राइटिंग को भी बहुत अच्छे से करना सीख पाए। आंसर राइटिंग अपने आप में कला है दोस्तों, जो कि अभ्यास से आती है ना। तो आप लोग भी, यदि आप लोगों की बैठक क्षमता, सिटिंग पावर ज्यादा अच्छी नहीं है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि सबसे पहले शरीर से और मन से मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि जब आप 3-3 घंटे बैठ के पेपर लिखते हैं तो पूरे ध्यान को उसी पे रखते हैं ना, तो ध्यान पे रखने के लिए कमर का मजबूत होना भी जरूरी है। कमर एकदम सीधी रहे, हो सकता है झुक भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर दुखनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कमर दुखेगी तो हो सकता है उसका असर पेन पर भी पड़ने लगे, है ना, मन पर भी पड़ने लगे। अरे यार कमर दर्द कर रही है, अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। तभी लिख पाओगे जब मन से और शरीर से मजबूत होगे, है ना। ये सब चीजें जरूरी हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है इसको पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास होगी वो होगी हमारी अरस्तु पर। अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य हैं। अरस्तु, बस एक बात है कि अरस्तु को आप समझ लें कि प्लेटो काल्पनिक है,
कल्पनाओं की बातें ज्यादा करते हैं, सुकुरात उनसे भी ज्यादा काल्पनिक थे, लेकिन अरस्तु जो अब आ जाएंगे वो यथार्थवादी हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। बस इतना है। ठीक है, चलिए, नमस्कार।